5 साल में 50 करोड़ का ब्रांड। क्या जर्नी रही, किस तरीके से बना, क्या स्ट्रेटेजी लगाई, क्या किया। मतलब 5 साल में लोग कई बार 50,000 रुपए महीना तक नहीं कमा पाते। जब मैंने स्टार्ट किया था जी। तो शुरू में बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट 3-4 लाख से शुरू किया था। प्लान यही था कि अगले कुछ सालों में एक बड़ा ब्रांड बना, और मैं आपको ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि 3 साल बाद अगर हम पॉडकास्ट करेंगे तो आप मुझसे ये पूछ रहे होगे, राहुल भाई आपने 500 करोड़ का ब्रांड कैसे बनाया। ज्यादातर बिजनेसमैन ये कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था लेकिन मैं 100 करोड़ का आदमी बन कार्तिक भाई, कई बार लाइफ में तुक्के भी लगते हैं। गया। तुक्के लगते हैं लाइफ में कार्तिक भाई। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं बता दूं, कोई मेरा क्वेश्चन आपको बुरा लगे आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्लो में हमें पता नहीं लगता हम कितना ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं। बुरा लगेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। 5 साल में 50 करोड़ का ब्रांड कैसा रहेगा अगर आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवा दूं जिनका आप सब लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, यानी जिन्होंने 5 साल के अंदर 50 करोड़ का क्लोथिंग ब्रांड बनाया है। मतलब दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं कुर्बत के नाम के स्टोर आपने देखे होंगे। अब ये कुर्बत ब्रांड एक्चुअली बनाया किसने है, क्यों ना इनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। क्योंकि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मैं कह रहा हूँ डंका बजाया हुआ है कुर्बत ने आज की डेट के अंदर। लेकिन 5 साल में कैसे ये 50 करोड़ का ब्रांड बना, क्या जर्नी रही, किस तरीके से बना, क्या स्ट्रेटेजी लगाई, क्या किया, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट शो के अंदर, जिसका नाम है ब्रांड बनाओ। और ब्रांड बनाओ के इस एपिसोड में हमारा मेन मोटिव क्लियर रहता है, ताकि हम फाउंडर से वो इंसाइट ले सके, वो नॉलेज ले सके, जिससे आप लोग भी स्क्रैच से बिजनेस बनाना सीख सको। तो आज मैं इनवाइट करता हूं ऐसी जबरदस्त पर्सनैलिटी जिनको आपने जरूर इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर तो देखा ही होगा। ये पॉडकास्ट खुद की भी करता है, एज एन होस्ट भी है, लेकिन आज हमारे यहां एज एन गेस्ट आए हैं। सो राहुल जी, कैसे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कार्तिक भाई, कुछ ज़्यादा आपने तारीफें कर दी मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा के लायक हो आप तो। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया है आपने ऑलरेडी। तो राहुल जी, मैं सीधा एक क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब ऑडियंस भी यही चाह रही होगी कि कार्तिक सर एक ही चीज पूछे आपसे, हाउ। मतलब 5 साल में लोग कई बार 50,000 रुपए महीना तक नहीं कमा पाते, 1 लाख रुपए महीना प्रॉफिट का ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाते। आपने 5 साल में 50 करोड़ का ब्रांड बिल्ड किया, ये रीजन क्या रहे? मतलब कैसे आपने बिल्ड किया, क्या सीक्रेट आपकी सक्सेस का वो? कार्तिक भाई, सीक्रेट तो कोई नहीं है, कुछ तो होगा। हाँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था जी। तो शुरू में बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट 3-4 लाख से शुरू किया था। अच्छा, 3-4 लाख से शुरू किया आपने? हाँ, और प्लान यही था कि अगले कुछ सालों में एक बड़ा ब्रांड बनाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी बिजनेस में, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जो चीज़ है ना, वो ये है कि जब आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो शुरू करते टाइम ना, इंसेप्शन के टाइम ये सोच लो कि मैं कौन से डायरेक्शन में इसको ले जाना चाहता हूँ। क्या मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए कर रहा हूँ। लेट्स से भाई मेरे 50,000 60,000 रुपये, लाख रुपये महीने की इनकम हो जाए, इसलिए मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, तो आप उतना ही कर पाएंगे। अगर जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो, आप ये सोच के बिज़नेस शुरू कर रहे हो कि भाई मुझे 100 स्टोर्स ओपन करने हैं, मेरे को 500 स्टोर्स ओपन करने हैं, तो आप वो 100 स्टोर्स ओपन कर पाएंगे। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी आप दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, चलो जी। और आपको ये नहीं पता कि मेरे को कहाँ जाना है। क्या आप चेन्नई पहुंच जाओगे? कभी भी नहीं पहुंच जाए। जब आपको ये पता रहेगा कि मेरे को चेन्नई जाना है, तो आप चेन्नई वाली ट्रेन के लिए वेट करेंगे। जब चेन्नई वाली ट्रेन आएगी तो उसमें चढ़ेंगे, तब जाके चेन्नई पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे को चेन्नई जाना है, ट्रेन तो बहुत सारी आ रही होंगी, कोई मुंबई की ट्रेन आ रही होगी, कोई हैदराबाद की, कोई कहीं की ट्रेन आ रही होगी। जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो है वो ये है
है कि जब आप शुरू कर रहे हो ना, ये डिसाइड कर लो कि मुझे इस बिज़नेस को कहाँ लेके जाना है। मैंने वो डिसाइड किया था, आज मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। अगले 3 साल में हमारा विजन है टू हैव 100 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। क्या बात। और मैं आपको ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कार्तिक भाई कि 3 साल बाद अगर हम पॉडकास्ट करेंगे तो आप मुझसे ये पूछ रहे होगे, राहुल भाई आपने 500 करोड़ का ब्रांड कैसे बनाया। दिस इज़ नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज़ अ विजन दैट आई एम शेयरिंग फॉर माई सेल्फ। लवली। क्या बात है राहुल जी, तो आपने सीक्रेट बता ही दिया, मतलब कि जब तक हमें डायरेक्शन पता नहीं चलेगी तब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन राहुल जी, मैंने कई बार एक चीज़ देखी है, स्पेशली बिजनेसमैन के साथ होता है कि मैंने ज़्यादातर लोगों को ये कहते सुना है, मुझे बताना मैं गलत हूँ या सही हूँ, ज़्यादातर बिजनेसमैन ये कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था लेकिन मैं 100 करोड़ का आदमी बन गया। ये पॉसिबल है या उन्होंने सोचा था कहीं ना कहीं पे तब पहुँचे हैं? व्हाट डू यू थिंक? कार्तिक भाई, कई बार लाइफ में तुक्के भी लगते हैं तुक्के लगते हैं लाइफ में, लेकिन क्या आप वो तुक्के बार बार लगा सकते हो? क्या बात है। राइट, एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, ठीक है। कई बार एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने अपने घर में नया फर्नीचर मंगाया, ठीक है, आपने ऑर्डर किया, नया फर्नीचर आपके घर पे आ गया और आपको लगा यार ये फर्नीचर तो देखने में बहुत अच्छा है, और कहीं से आपको ये पता चल गया कि ये 1 लाख का जो मैंने फर्नीचर खरीदा है ये कीर्तिनगर दिल्ली में 40,000 का है। आपके दिमाग में थॉट आया कि यार 40,000 का वहां से लेके 1 लाख रुपए का मेरे को ये फर्नीचर घर पे पड़ा है, क्यों ना मैं यही बिजनेस शुरू कर दूं। हो सकता है आप उस बिजनेस को शुरू करें, शुरू के 2-3-4 महीने आपके पैसे बन जाएं, लेकिन अगर आपने उस बिजनेस को नहीं समझा वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। तो कई बार क्या होता है, आप नहीं सोचते हो फिर भी आप पैसे बना लेते हो, लेकिन बार बार अगर पैसे आपने बनाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस गेम को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। जब हम छोटे थे तो क्रिकेट खेलते थे, कई बार वैसे बच्चे थे जिनको हम नहीं खिलाते थे, अच्छा। लेकिन कई बार उनकी बैटिंग आ जाती थी। एक बार उनको बैट देते थे, गलती से चौका छक्का मार देते थे। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है जी, किसी एक बॉल पे चौका या छक्का मारना इजी है, मतलब हो सकता है आप लगा भी दें, एज लग के बाउंड्री चलेगी, लेकिन अगर आप 50 स्कोर करना चाहते हो, 100 स्कोर करना चाहते हो तो आपको बैटिंग सीखनी पड़ेगी। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल आप या मैं हैं, हमें लेट्स से कोई क्रिकेट बैट दे देता है और बुमराह के सामने खड़ा कर देता है, देयर आर चांसेस कि हम चौका मार देंगे बुमराह को। उसने बॉल फेंकी, मैंने बैट घुमाया, लग गई, लेकिन क्या मैं बुमराह की बॉल पे 100 बना सकता हूं? नहीं। तो एक चौका मारना और 100 मारना वो डिफरेंट है। ठीक है जी। तो बिजनेस अगर आपको बिल्ड करना है, एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको करनी है, तुक्के से पैसा बन गया तो वो एक बार बनेगा, वन टाइम बनेगा। अगर आपको कंसिस्टेंटली रेगुलरली पैसा बनाना है तो आपको डायनेमिक समझने पड़ेंगे, आपको अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझना पड़ेगा। ठीक है जी, कहाँ पे आपका पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैश फ्लो क्या है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्या बात। और राहुल जी, मैंने एक चीज़ सुनी है कि एक अच्छा बिजनेस करने के लिए आपका फैमिली बैकग्राउंड पे बिजनेसमैन वाला होना चाहिए। लोग ये भी कह सकते हैं कमेंट के अंदर स्पेशली कि राहुल जी का तो बैकग्राउंड बिजनेसमैन होंगे, उनके तो पापा बिजनेसमैन होंगे। तो एक्चुअल में मुझे आप बैकग्राउंड के बारे में बताओगे अपना? मेरे पापा जो थे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं था। ऐसा क्यों? जिन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला होता है जी, वो बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उनको बहुत जल्दी स्केल नहीं कर पाते हैं। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पापा जो हैं वो बिजनेस बैकग्राउंड से होते, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि उनकी इलेक्ट्रिकल कोई शॉप होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई शॉप होती, ठीक है, वो 10 साल 15 साल उसी दुकान पे बैठे रहते और उस दुकान को चला रहे होते। आज जब मैं बिजनेस को नए ढंग से चलाने जाता ना तो वो मुझे नहीं करने देते। जैसे ही मैं पहली कोई गलती करता वो क्या बोलते, इतनी इस बिजनेस को ऐसे मत चला, मैंने 15 साल इसको ऐसे चलाया है। आज बिजनेस चेंज हो गया है, उसके डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, तो मैं बिजनेस को कैसे चला रहा हूँ, नए ढंग से चला रहा हूँ। मेरे पापा कैसे चला रहे होते, जैसे पुराना बिजनेस चलता था। इसलिए अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं है तो आपके लिए बेटर है बिजनेस शुरू करना, क्योंकि आप नई सोच से शुरू करेंगे। एक एग्जांपल के साथ फिर से समझा देता हूँ, मैं एग्जांपल्स बहुत लेता हूँ, देना भी चाहिए। हाँ, तो मैं अपने बिजनेस शुरू करने से पहले ट्रेनर था, लोगों को ट्रेनिंग दिया करता था, तो एग्जांपल्स बहुत लेता हूँ। ठीक है जी, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आपने किसी भी सब्जेक्ट पे कोई स्टडी करनी है, ठीक है। लेट्स से हम एक स्टडी कर रहे हैं कि आप वेट लॉस कैसे कर सकते हो।
आपने पहले उस पर कोई भी पढ़ाई नहीं की, आज आप पहले बार बुक लेके बैठे हो कि वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे आपको समझ में आएंगी, आप उस पर काम करने की कोशिश करोगे। लेकिन लेट से अगर आपने पिछले हफ्ते कोई वेट लॉस की क्लास ली होती और वो गलत तरीके से आपको उसमें वेट लॉस समझा दिया होता, अब जब आप उसको सही तरीके से समझ रहे होते तो भी आपको क्या लगता, अरे यार क्या ये तरीका सही है, मैं तो लास्ट वीक मैंने कुछ और पढ़ा था। आप हमेशा कंफ्यूजन वाली परिस्थिति में रहते। इसलिए जिन लोगों के फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, बिजनेस बैकग्राउंड्स हैं, उन लोगों के लिए न्यू मॉडर्न बिजनेसेस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो क्या करते हैं, बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं लेकिन गल्ले पे बैठे रहते हैं। जब तक आप बिजनेस में गल्ले पे बैठे रहोगे, सिस्टम्स नहीं बनाओगे, तब तक आप बिजनेस को स्केल कर ही नहीं सकते। आप मल्टीपल ब्रांचेस खोल ही नहीं सकते। आपको हमेशा क्या डर रहेगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब एक टर्म यूज़ करते हैं, आप बड़े बड़े बाज़ारों में चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, चावड़ी बाज़ार चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, दिल्ली में बैठे हैं इसलिए बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो व्यापारी है ना, चौड़े होके पता है क्या कहते हैं, अरे शर्मा जी इतना काम है, पेशाब करने का भी टाइम नहीं है। अरे भाई तुम्हें पेशाब करने का टाइम नहीं है तो तुम पैसे क्यों कमा रहे हो, मेरे को ये बता दो। सही बात है, ठीक है जी। उनके जो लास्ट ट्रिप होते हैं ना, कहीं घूमने वाले जो रहते हैं, वो 6 साल पहले सिर्फ वैष्णो देवी गए होते हैं। आप उनसे पूछ लेना, कोई हरिद्वार गया है 5 साल पहले, कोई वैष्णो देवी गया है 6 साल पहले, क्यों? क्योंकि उनको पेशाब करने का टाइम नहीं है। अरे अगर आपको पेशाब करने का टाइम नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। लोगों को पहले बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस समझने की जरूरत है। फर्क क्या है दोनों में सर? फ़र्क ये है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप अपने पैसे कमाने के लिए किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, आप खुद के लिए नौकरी कर रहे हो। बिजनेस क्या है? बिजनेस है जहां पे लोग आपके पास नौकरी कर रहे हैं, आप उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं और वो आपको पैसा कमा के दे रहे हैं। लोग पैसा आपको कमा के दे रहे हैं। लोग आपको जब पैसा कमा के देते हैं तो वो बिजनेस है। जब आप खुद के लिए पैसा कमा रहे हो दुकान पे बैठ के, गल्ले पे बैठ के, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो। हाँ, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको स्केल नहीं किया जा सकता। आप तो एक ही इंसान हो, आप अगले साल 2 थोड़ी हो जाओगे। और 24 घंटे ही है, 24 घंटे हैं, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोग ये समझें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो शुरू में आप गल्ले पे बैठ जाओ, उस गेम को समझो, 4 महीने बैठो, 6 महीने बैठो, साल भर बैठो, उस गेम को समझो, लेकिन लॉन्ग टर्म वहां मत बैठे रहो। जब आपको गेम समझ में आ गया, अब लोगों को लगाओ वो काम करने के लिए। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस की तरफ ट्रांजिशन करो। ज़बरदस्त राहुल जी, क्या चीज़ बता दी। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर, ये तो पता था लोगों को, लेकिन इतनी सिंपल लैंग्वेज में जो आपने चीज़ें समझाई ना कहीं आज लोगों को समझ में आया होगा सेल्फ एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या है। और इंडिया में 90% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद को बिजनेसमैन मान के बैठे एक्चुअली। सो राहुल जी, मैं पॉइंट पे ही आता हूँ फिर घूम फिर के वहीं, क्योंकि मुझे तो आज आपसे वही चीज़ लेनी है, 5 साल में 50 करोड़ वो बना कैसे। मुझे आप एक चीज़ बताओ कि आपने जैसे बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड पे बिजनेस नहीं था कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसे कौन से 3 या 4 चैलेंजेस थे जो आपको उस टाइम आए थे क्लोथिंग ब्रांड को बड़ा बनाने या शुरू करने में बिजनेस को, और सोल्ट आउट कैसे किया उनको? सबसे बड़ा जो चैलेंज कार्तिक भाई हमें आया था वो ये आया था कि बिज़नेस हमने ऑब्वियसली छोटे स्केल से शुरू किया था। तो जब आप छोटे स्केल से बिज़नेस शुरू करते हो तो कोई जो बड़ा सप्लायर है, बड़ी जो फैक्ट्री है, वो तो आपको स्टॉक देगा नहीं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। मान लो हमने लेडीज़ अपैरल का बिजनेस शुरू करा, मुझे इन्वेंट्री कितनी चाहिए थी, एक डिज़ाइन में 5 पीसेस 10 पीसेस। अगर मैं किसी बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास जाऊंगा तो वो तो 100-200 से पीसेस से कम की तो बात ही नहीं करते हैं। अगर मैं छोटे सप्लायर्स के पास जाऊंगा, 5 पीस ले रहा हूँ, 10 पीस ले रहा हूँ, वो बाकी पीसेस बहुत सारे लोगों को दे रहा है, तो मेरे पास जो डिज़ाइन है वो यूनिक नहीं है। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था। और ये चैलेंज रहता है जो ज़्यादातर लोग जो क्लोथिंग ब्रांड बिल्ड करते हैं, बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट बिजनेस में ये चैलेंज रहता है कि आप यूनिकनेस कैसे लाएं। आप जो चीज़ बेच रहे हो आपका पड़ोसी भी वही चीज़ बेच रहा है, तो धीरे धीरे क्या रहता है, आपने किसी आइटम को 1000 रुपीज़ का प्रिक्योर करा, आपने 1500 का लगाया, आपके पड़ोसी ने देखा कि यार ये 1500 का बेच रहा है, उसने 1450 कर दिया, अब उसने 1450 कर दिया तो आपने 1400 कर दिया, आपने 1400 कर दिया तो उसने 1350 कर दिया, उसने 1350 कर दिया तो आपने 1300 कर दिया। तो धीरे धीरे करके एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे आपके लिए खर्चे निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये पता था कि मुझे इस गेम में नहीं जाना है,
अपने कॉम्पिटिटर्स के बेस पे मुझे प्राइस नहीं तय करने हैं। उसका सोल्यूशन क्या था? उसका सोल्यूशन था प्रोडक्ट में मोनोपोली। जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ वो मेरे कॉम्पिटिटर्स ना बेच रहे हों। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने मेहनत की वो ऐसे सप्लायर्स ढूंढने में करी जिनको मेरे विजन पे ट्रस्ट था कि हाँ यार ये बंदा कल को बड़ा ब्रांड बनाएगा, आज इसकी छोटी कैपेसिटी है। तो उन्होंने मुझे छोटा ब्रांड होते हुए भी कम क्वांटिटी में स्टॉक दिया और ये इंश्योर करा कि जिन सिटीज़ में मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उन सिटीज़ में वो दूसरे सप्लायर्स को नहीं दे रहे। अब मान लो मैं गुड़गांव में मेरे स्टोर्स थे, वो हैदराबाद में किसी को दे रहा है तो दे दे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, गुड़गांव में नहीं दे रहा था। वेरी ट्रू। तो धीरे धीरे करके ऐसे हमने गुड़गांव में मल्टीपल स्टोर्स खोले, ठीक है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती गई, फिर हमने 50 पीस 100 पीसेस लेने शुरू कर दिए और फिर हमारे लिए दरवाजे खुल गए सप्लायर्स के और मैन्युफैक्चरर्स के। तो ये एक बड़ा चैलेंज था जिसका सोल्यूशन मैंने सप्लायर्स को रीच आउट करके अपना विजन बता के और ऐसे रिजॉल्व किया। आपको लगता है कि लोग आज भी ऐसे सप्लायर मिलते हैं, लोगों को बड़ा डाउट होता है कहीं ना कहीं कि सर मुझे तो मिनिमम क्वांटिटी 1000 पीस ही दे रहे, इससे नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर कोई डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को या डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करना चाहता है तो वो ऐसा क्या बोले या उसको ऐसा क्या बताए कि वो उसको मिनिमम क्वांटिटी पे मान ले, जो आपने किया? कार्तिक भाई, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप जब मार्केट में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना तो लोगों को शायद आप पे ट्रस्ट नहीं होता। ओके। लेकिन जब आप उनको वो चीज़ें दिखाते हैं, आप किसी सप्लायर को ये दिखाते हैं कि भाई मैंने 1 साल पहले एक स्टोर ओपन किया था, आज 1 साल में ही मेरे 3 स्टोर्स हैं, और तो लोगों को समझ में आएगा हाँ अगले 2-3 साल में ये 100 स्टोर्स कर सकता है, 50 स्टोर कर सकता है। ठीक है जी। ठीक है। आप जाके बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है ना कार्तिक भाई, तो बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलता। ठीक है। आप चीज़ें करें और दूसरों को बताएं कि यार ये चीज़ें मैंने ऐसे करी है, और सामने वाले को समझ में आएगा हाँ यार इनके प्रोडक्ट, इनका जो विजन है, इनका जो थॉट है उसमें यूनिकनेस है। जैसे सब बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं ये ऐसे नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर आप देखोगे इंडिया में जो अपैरल्स बेच रहे हैं लोग, मैं ब्रांड्स को 1 मिनट के लिए साइड कर दूं तो बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है जी। प्रोडक्ट 1000 का प्रिक्योर करा, पहले 1500 उस पर लगा दिया, कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला 1500 का तो महंगा लग रहा है, अच्छा मैडम ऐसा करो आप 1450 का ले जाओ। भैया 1450 का भी ज़्यादा है, पड़ोसी जो है वो 1300 का दे रहा है। मैडम शंकर जी की कसम रखवा लो, मेरे गले की कसम रखवा लो, ये 1200 का तो मेरे को आया है। ये चीज़ें होती है ना कार्तिक भाई, बहुत बार होता है। ये होती है ना। सबसे पहले तो सारे व्यापारियों को इस बार्गेनिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप इस बार्गेनिंग में है ना, आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाएंगे। बार्गेनिंग बिजनेस का तरीका है ही नहीं। बार्गेनिंग जो है वो रोज़मर्रा के पैसे कमाने का तरीका है। अगर आप ये आपने डिसाइड कर लिया है कि यार आज मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ और जब मेरे को रिटायर होना है तो 30-40 हज़ार 50,000 रुपये महीने में कमा रहा हूँ, तब तो आप बार्गेनिंग कर लो। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको गले से उठाना पड़ेगा, खुद को गले से हटाना पड़ेगा। वो करने का जो सबसे रूट है, एक चीज़ जो आपको सबसे ज़रूरी है करने की, वो ये करनी पड़ेगी कि आपको अपने प्राइस फिक्स करने पड़ेंगे। इतने का मेरा प्रोडक्ट है, उसमें कस्टमर को उतनी वैल्यू दिखे। ठीक है। ठीक है, अगर उसमें वैल्यू नहीं दिखेगी तो वो नहीं लेगा। और कस्टमर को आपका जो स्टोर है उसका एम्बियंस थोड़ा ऐसा दिखे कि कस्टमर को लगे हाँ यार ये शॉप ऐसी है जहाँ पे फिक्स प्राइस पे चीज़ें बेची जा रही है। अब आप सोचो कि कपड़े तुम्हारे स्टोर में फैले हुए हैं, बोर्ड पे तुम्हारे चिंटू गारमेंट्स लिखा हुआ है, फ्लेक्स तुम्हारा फटा हुआ है, जो डमी है उसका एक का हाथ टूटा हुआ है। ठीक है जी, एक डमी पे तुमने गोले गोले ऐसे बना के उसकी आंख बना रखी है बच्चों ने। उसमें आप कैसे कस्टमर से फिक्स प्राइस ले पाओगे? फिक्स प्राइस लेने के लिए आपको कस्टमर को ऐसे भी दिखाना पड़ेगा कि इट्स अ ब्रांड। ठीक है जी, एलईडी बोर्ड लगाना पड़ेगा, ढंग से डमियाँ लगानी पड़ेगी, ढंग से रैक्स बनाना पड़ेगा, अपना विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है उसको बेटर करना पड़ेगा। तो वो सब जब चीज़ें आप करते हैं तो कस्टमर को मैसेज जाता है कि यार एक ब्रांड है, और तब आप कस्टमर से फिक्स प्राइस पे चीज़ें ले सकते हो। क्या बात। सो आपको और क्या बड़ा चैलेंज आया है क्लोथिंग ब्रांड को? जैसे आपने बताया कि ये तो सप्लायर को चलो ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई, उसको कन्विंस करने में काफ़ी दिक्कतें आई, मतलब बेस लेवल पे आपको और क्या क्या ऐसे बड़े फंडिंग की चैलेंज आया आपको? फंडिंग जो लोगों का क्वेश्चन होता है एक्चुअली। फंडिंग का चैलेंज मुझे कार्तिक भाई नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ मैं शुरू में ही सीख चुका था कि आपको बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्या बात।
आपको सही तरीके से चलने की ज़रूरत है। मैं 2-3 आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है? अपना एग्जांपल भी बाद में दूंगा, मतलब अपने बारे में भी बताऊंगा इस बारे में। मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको देता हूँ, ठीक है जी? एक जयपुर की महिला हैं परी चौधरी के नाम से, उन्होंने बुनाई के नाम से एक ब्रांड शुरू किया था कुछ साल पहले ही, 20-30 हज़ार के छोटे इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। खुद ही प्रोडक्ट पहन लेती हैं, खुद ही शूट कर लेती हैं। आज उनका जो एनुअल सेल है, टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ का है कुछ साल में ही, ठीक है जी? आज भी उनके वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो वो महिला खुद से कपड़े पहन के अपने ड्राइंग रूम में, अपने बालकनी में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाती है और पोस्ट करती है। अभी लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं, बुनाई स्क्रीन पे लगाऊंगा मैं टैग। हाँ, बुनाई के नाम से वेबसाइट है, ठीक है जी? 20-30 हज़ार से शुरू करा था। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, महिलाओं के एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अपने सोसाइटी में महिलाओं के लिए बिजनेसेस करने ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है जी? एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सूती के नाम से एक ब्रांड है, मुंबई का शायद ब्रांड है। इन्होंने भी 30-40 हज़ार से ब्रांड शुरू करा था। खुद से ही साड़ियाँ पहनते थे, खुद से ही फ़ोटो क्लिक कर लेते थे, रील्स बना लेते थे। आज 50 करोड़ रुपये साल की लगभग उनकी सेल है। 30-40 हज़ार से शुरू किया था, ठीक है जी? क्यों कर पाए ये लोग? क्या इनके पास करोड़ों रुपए थे? दोनों जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार से शुरू करा था, ठीक है जी? इन्होंने फंडिंग नहीं ली थी। अच्छा। इन्होंने क्या करा कार्तिक भाई, अपने प्रोडक्ट्स जो थे खुद से पहने और लोगों को दिखाया कि ये प्रोडक्ट्स ऐसे कैरी किए जा सकते हैं। अपना फेस दिखाया, लोगों को अपनी स्टोरी बताई, लोगों ने कनेक्ट किया। तो आज का जो ज़माना है ना कार्तिक भाई, वो है लोगों से कनेक्ट करने का, ठीक है जी? बहुत बड़ी बात कही है आपने अभी। हाँ, तो जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आज आप देखोगे बहुत, जितने लोग भी अपैरल इंडस्ट्री में हैं, आप बहुत सारे इंस्टाग्राम देखोगे, आप बहुत सारे पेजेस देखोगे, तो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के फोटोज़ क्लिक करते हैं, मॉडल से शूट कराते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे डालते हैं और वो चीज़ें नहीं चलती है। वो चीज़ें क्यों नहीं चलती है? लोगों को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लोगों को पहले स्टोरी चाहिए। आप स्टोरी बनाओ, लोगों को आप स्टोरी दिखाओ कि आपने कैसे वो बिजनेस शुरू किया है, आप दूसरों से अलग क्या कर रहे हैं। BTS बनाओ, बिहाइंड द सीन्स आप बनाओ। जब ये चीज़ें आप करते हैं तो आप लोगों को खुद से कनेक्ट करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में तो कार्तिक भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करना। अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज रिजॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है जी? तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फंडिंग का, मुझे अभी तक मेरा जो बिज़नेस है कार्तिक भाई, ये बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस है। मतलब मैंने किसी से भी फंडिंग नहीं ली। दो मेरा जो सर्कल है, ठीक है जी, उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं, बीइंग एन IIM अहमदाबाद एल्यूमिनाई, आई हैव दैट प्रिविलेज कि अगर मैं चाहूँ तो कल सुबह ही मेरे को 100 करोड़ की फंडिंग मिल सकती है। लेकिन वो फंडिंग मैंने नहीं ली क्योंकि मैं एक बूटस्ट्रैप्ड मॉडल बनाना चाहता था। और ये जितने भी अभी हमारे स्टोर्स हैं, ये सब कंपनी ओन्ड स्टोर्स है। अभी तक तो हमने फ्रेंचाइजी भी नहीं दी है। अच्छा, कंपनी ओन्ड है? कंपनी ओन्ड स्टोर्स है, अभी तक हमने किसी को फ्रेंचाइजी भी नहीं दी है, ठीक है? तो हमने क्या किया, एक स्टोर ओपन किया, वहाँ से जो प्रॉफिट आया उससे दूसरा स्टोर ओपन किया, वहाँ से जो प्रॉफिट आया तीसरा स्टोर ओपन किया, ठीक है? तो ऐसे धीरे धीरे करके आप मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हैं। आपको सिर्फ अपना फाइनेंस जो है वो ढंग से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है जी? आप ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कार्तिक भाई, एक स्टोर बनाया, वहाँ से अच्छा धंधा आना शुरू हो गया, अगले दिन ही थाईलैंड घूम रहे हैं, अगले दिन ही पहले iPhone 17 ले रहे हैं, अगले दिन ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, हाँ, ऑरेंज वाला ले रहे हैं, उससे अगले दिन थार ले रहे हैं 2 सीट वाली और उसमें काले वो लगवा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग बिजनेस बिल्ड तो कर पा रहे हैं लेकिन उसको स्केल करने वाला जो माइंडसेट है वो लोगों का नहीं है। वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि बिजनेस से जो पैसा आ रहा है ना, मान लो आप बिजनेस से 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 50,000 रुपये घर लेके जाओ, 50,000 रुपये बिजनेस को वापस दे दो। भाई तुमने मुझे 1 लाख रुपए कमा के दिए हैं, उसमें से 50,000 रुपये ये तुम्हारा चढ़ावा है। उस 50,000 रुपये से आप उस बिज़नेस को आगे ले जाने की तैयारी करो। लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए कमाया, उस 1 लाख रुपए को उड़ा दिया, बिजनेस तो वहीं का वहीं रहेगा तुम्हारा। सो इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। व्हेन बिजनेस गिव्स यू रिटर्न्स, यू ऑल्सो नीड टू गिव रिटर्न्स टू योर बिजनेस। दिस इज व्हेन योर बिजनेस इज गोना ग्रो। लवली राहुल जी। राहुल जी, एक चीज़ इसी से जुड़ी हुई मैं आ जाता हूँ, ठीक है? फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊँगा। जैसे आपने बात की, बहुत बड़ी चीज़ आपने समझा दी सच में, वो है फाइनेंस। एक्चुअल में आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने फाइनेंस संभाल ले, उसका धंधा संभल जाएगा आज की
आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, पूरा बिजनेस उसका संभल जाएगा। मुझे आप ये बताइए, अगर मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस में कितना जाता है, अदर खर्चों में कहाँ जाता है, पर्सनल एक्सपेंसेस में कहाँ जाता है, तो कहाँ पैसा जाता है आपके हिसाब से, आपका पैसा? ओके तो कार्तिक भाई, जनरली जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं जी। उनका जो कॉग्स होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। सो लेट से मैंने अगर 1,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचा, तो उसमें से 300 350 का प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। 650 700 रुपए मार्जिन रहता ठीक है। है। ठीक है जी। अब वो 650 से 700 रुपए का जो आपका ग्रॉस मार्जिन है, उसमें से आपके फिर खर्चे होते ठीक हैं। है। जनरली आपके 50% तक खर्चे हो जाते हैं। चलो। ठीक है जी। बचता है आपका 15 to 20%। ठीक है। ठीक है जी। वो कुछ टैक्सेशन में चला जाता है, तो नेट लास्ट में जो बचता है ना 10% के आसपास अगर आप बचा पा रहे हो, तो आपका पैट अच्छा है। 1 लाख में से यानी 10,000 रुपए प्रॉफिट, 10,000 रुपए आपका प्रॉफिट ठीक बच है। जाता है। ठीक है। तो अब हम बड़ी वैल्यू की बात कर लेते हैं। मान लो हमने 1 करोड़ रुपए की सेल की है और मैंने उससे 10 लाख रुपए बना लिए। ठीक है। अब ये जो 10 लाख रुपए है, इसमें से मेरा जो घर का खर्चा होना चाहिए वो 1 से 1.5 लाख रुपए ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो 8.5 लाख रुपए है वो मुझे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में लगाने चाहिए। 8 से 8.5 लाख रुपए। हाँ, मुझे बिजनेस के एक्सपेंशन में लगाने चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरे हर जो महीने का प्रॉफिट होगा, लेट से मान लो मेरा एक स्टोर ओपन करने के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। हर महीने मैंने 8 लाख रुपए कमाया, 6 महीने में मेरे पास 50 लाख रुपए हो गए, मैंने एक नया स्टोर ओपन कर दिया। अब मेरे पास 2 स्टोर से कमाई आ रही है। तो जो एक स्टोर में 6 महीने में ओपन कर पा रहा था, अब एक स्टोर में 3 महीने में ओपन कर पाऊंगा। ठीक है जी। एक और स्टोर ओपन हो जाएगा, उसके बाद में एक नया स्टोर 2 महीने में ओपन कर पाऊंगा। तो जितने जितने आप स्टोर्स ओपन करते चले जाएंगे, उनसे जो पैसा आएगा उससे नए स्टोर्स ओपन करना आपके लिए ईजियर होता जाएगा। ओके ओके ओके। एंड सबसे बड़ी बात है, आपने बताया कि प्रॉफिट का भी 80% आप धंधे में इन्वेस्ट कर देते हो कहीं ना कहीं। मैं कर देता हूं क्योंकि हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक है, इसलिए अच्छी मैं बात है, ये तो होना भी चाहिए। मतलब मैंने ये स्टेटमेंट क्यों बोला कार्तिक भाई कि लेट्स से कोई बिजनेस शुरू करेगा, उसका अगर महीने का प्रॉफिट 80,000 है, तो उसका 80% तो 64,000 रुपये तो वो नहीं ग्रो करने में लगा सकता। सो अगर आपका प्रॉफिट 10 लाख है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कार्तिक भाई कि अपने अभी भी इंडिया में ठीक ठाक लाइफ अगर आपको जीनी है, तो 1-1.5 लाख रुपए के खर्चे में आप कर सकते हो। उड़ाने को तो कितने उड़ा लो, उड़ाने को तो 1-1.5 लाख ठीक है। उड़ाने को तो कितने भी उड़ा लो। अभी नोएडा में बैठे हैं, पोर्श के शोरूम में चलते हैं और 5 करोड़ रुपए भी खर्च करके आ जाते हैं। तो वो तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है उस चीज़ का। हाँ। तो ये आपने बहुत बड़ी आज फाइनेंस का भी ज्ञान दिया है कहीं ना कहीं, कि अगर बिजनेस में लंबी ग्रोथ करनी है, क्लोथिंग में क्या किसी भी बिजनेस में करनी है, अपने फाइनेंस सुधार लो। और फाइनेंस का आपने बहुत ज़बरदस्त रोल बनाया कि इफ़ यू आर मेकिंग 10 लाख प्रॉफिट इन ए मंथ, सो यू कैन सेव या और इन्वेस्ट 80% प्रॉफिट। ठीक है, मैं सही समझ रहा हूँ? 80% बिल्कुल सही समझ रहे हो। अगर आपका अच्छा प्रॉफिट है तो आप उसमें से ज़्यादातर हिस्से को अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाएं। तो इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखो कार्तिक भाई, अगर आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है, जहाँ पे आपको 10% प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें लगाते रहो। ओके। कोई भी बिजनेस जो है एकदम से शट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक इंडस्ट्री आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और एकदम से आज बंद हो गई। कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो गए, किसी दूसरी कंट्री के साथ क्लैशेज हो गए, वो होते हैं, बहुत रेयर है लेकिन। ठीक है जी। तो अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो आपको 10% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रहा है, तो आप पैसा उसी में डालें। क्योंकि जितना पैसा बिजनेस आपको बना के दे सकता है, कोई म्यूचुअल फंड्स नहीं दे सकते, कोई एफडी नहीं दे सकते, कोई स्टॉक मार्केट नहीं दे सकता। ठीक है। तो अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन तो है कि आप बिजनेस में ही पैसा डालें। पॉसिबली आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका एक बिजनेस है, किसी भी चीज़ का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फूड का बिजनेस है मेरा। फूड का बिजनेस है, ठीक है। फूड का बिजनेस है, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे ठीक है। हैं, तो साथ में आप एक नया आइसक्रीम का ब्रांड बना दे। साथ में आप एक नया आइसक्रीम का ब्रांड बना दे। तो आप ही का रेस्टोरेंट है, बाहर जगह है, आपने शायद किसी आइसक्रीम वाले को बैठा रखा होगा, उसकी जगह अपना एक आइसक्रीम का ब्रांड बना के और वहाँ पे उसको प्लेस कर दें। तो हो सकता है जितना प्रॉफिट आपका रेस्टोरेंट में आ रहा है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपका आइसक्रीम में आए। वेरी ट्रू।
ठीक है जी। तो आपने डाइवर्सिफिकेशन तो कर दिया ना। पॉइंट क्या है जो ज़्यादातर लोग जो कहते हैं, इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट साहब जो कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। ओके। ठीक है। तो अब मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस था, मैं सारे एग्स रेस्टोरेंट में नहीं डाल रहा हूं, मैंने आइसक्रीम का नया बिजनेस शुरू किया और मैंने वहां पे डाल दिया। तो आपके एग्स जो है वो अलग अलग बास्केट में डल गए, ठीक है। एक ही बास्केट में नहीं डले। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसा बिजनेस में ना डाल के कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालना ज़रूरी है, कुछ SIPs में डालना ज़रूरी है, कोई FD में डालना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। क्योंकि जब तक धंधा बड़ा नहीं बनेगा, खुद कैसे बड़े बनोगे? बिल्कुल। और एक चीज़ मुझे आपसे और जाननी है, क्योंकि क्लोथिंग ब्रांड की है ना, दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राहुल जी। और मुझे ये बताइए कि आपने इसे कैसे सोल्ट आउट किया, और दूसरी चीज़ की कोई नॉर्मल आदमी अगर बिजनेस शुरू कर रहा है वो कैसे करेगा छोटे स्केल पे। पहली प्रॉब्लम आती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रेंड चेंज। आपको पता है कि कपड़ों के बिजनेस में जितनी जल्दी ट्रेंड चेंज होता है, इतनी जल्दी तो कहते हैं ना सीरियल भी चेंज नहीं होते आजकल टीवी के अंदर। तो आप मुझे बताइए दोनों प्रॉब्लम आपने सॉल्व कैसे की, और कोई छोटे स्केल पे कैसे करेगा? कार्तिक भाई, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो मैं देना चाहूँगा सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो हैं, वो ये देना चाहूँगा कि आप अपने बिजनेस में अगर आपने सॉफ्टवेयर नहीं लगा रखा है तो या तो अपने बिजनेस को बंद कर दो, कल दुकान मत खोलना, या अपने बिजनेस में सॉफ्टवेयर लगवा लो। ज़्यादातर लोगों की आधी जो ज़िंदगी है ना, वो कच्चा पक्का खेलने में लग जाती है, इतना कच्चा इतना पक्का, वो कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। नंबर 1, आप अपने स्टोर पे कल ही सॉफ्टवेयर लगवाएं। नंबर 2, जब आप सॉफ्टवेयर लगवा लेते हैं तो सॉफ्टवेयर वाली एजेंसी से ये पूछ लें कि कौन सी 3 क्रिटिकल रिपोर्ट्स मुझे निकालनी है जो मेरी इन्वेंट्री को डेड नहीं होने देगा। सो फॉर एग्जांपल सेल थ्रू, आपने कितने प्रोडक्ट्स प्रिक्योर करे, उसमें से कितने % प्रोडक्ट्स 15 डेज में बिके, कितने % प्रोडक्ट्स 30 डेज में बिके, कितने 60 डेज में बिके। जब आपके प्रोडक्ट का सेल थ्रू आपके सामने है, आपको दिख रहा है A प्रोडक्ट मेरा सबसे फास्ट बिक रहा है, उसको मुझे रिपीट करना है। B प्रोडक्ट मेरा धीरे धीरे बिक रहा है, उस पर मेरे को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। C प्रोडक्ट जो है वो मेरा नहीं बिक रहा है, C प्रोडक्ट पे आप डिस्काउंटिंग लगाएं। अभी ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट लगा देते हैं। इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, आप अपने बिजनेस में सॉफ्टवेयर लगाएं और उससे अपने इन्वेंट्री को ट्रैक करें, कौन सी इन्वेंट्री मेरी फास्ट मूव हो रही है, कौन सी ओके मूव हो रही है, कौन सी स्लो मूव हो रही है। जब आप ये ट्रैक करना शुरू कर देंगे, आपका डेड स्टॉक खत्म हो जाएगा। ओके, तो मतलब आपने बिल्कुल रामबाण इलाज बता दिया आज। ये क्लोथिंग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, और मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, वही आपके वाली बात है कि कच्चे पक्के में उलझे रहते हैं कहीं ना कहीं। कार्तिक भाई, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ क्लोथिंग इंडस्ट्री की नहीं है, ये ज़्यादातर इंडस्ट्री की है। ठीक है, ज़्यादातर इंडस्ट्री, डाटा ही नहीं लोगों के पास। हाँ, डेटा नहीं है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, आप शूज़ की इंडस्ट्री ले लो, आप मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्री ले लो। अब मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है मोबाइल फ़ोन की, आपने ये नहीं देखा कि मेरे पास एप्पल iPhone 16 की कितनी इन्वेंट्री है, और आपका iPhone 17 लॉन्च हो गया, तो 16 वाली तो इन्वेंट्री फंस गई ना आपका, उसका तो रेट नीचे चला गया, आपने महंगे में खरीद रखा है। पॉइंट क्या है, किसी भी बिजनेस में इन्वेंट्री को टैप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। ज़्यादातर बिजनेसमैन यही इन्वेंट्री टैप करता है कि मेरे पास कितना माल बचा हुआ है, बस इससे ज़्यादा वो ट्रैक नहीं करते कोई ना कोई। सो राहुल जी, एक बात थोड़ा और इसके अंदर डिटेल में चलता है कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया कि बिजनेस हम मीडियम लेवल पे आ चुके हैं, कि बेस लेवल का आपने बता दिया कैसे शुरू करना है, आपने ये तक बता दिया मीडियम लेवल पे क्या करना है, फाइनेंस आपने बता दी किस तरीके से ठीक करनी है, इन्वेंट्री आपने सोल्व कर दी। लेकिन एक दूसरी चीज़ और थी जो मैंने आपसे पूछी थी, वो क्या लगता है प्रॉब्लम? ट्रेंड जो चेंज हो रहा है क्लोथिंग ब्रांड के अंदर, उसको कैसे आपने सोल्व किया? स्पेशली ट्रेंड जो चेंज होता है कार्तिक भाई, वो ओवरनाइट नहीं होता। ठीक है, 2-3-4 महीने में होता है, इतना मैक्सिमम 6 महीने का टाइम होता है। हाँ, ठीक है। तो अगर आप 3 महीने में अपना गारमेंट नहीं बेच पा रहे हो, अपनी इन्वेंट्री नहीं बेच पा रहे हो, तब तो आप वैसे ही प्रॉब्लम में हो। आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से कोई गारमेंट मार्च में परचेज किया, ठीक है, मार्च अप्रैल मई के एंड तक आप उसको नहीं बेच पाए, तो आप तो वैसे ही प्रॉब्लम में हो ना। आपको तो ये इंश्योर करना है कि मैं अपनी इन्वेंट्री को 3 महीने में बेच दूं। पहले महीने में नहीं बिका तो सेकेंड मंथ में उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट लगाओ, 10% 20%। सेकेंड मंथ में भी नहीं बिका तो उस पर 30% 40% लगाओ। थर्ड मंथ में भी नहीं बिका तो जिस रेट पे आया उस पर बेच दो। ये चीज़ें आप कब कर सकते हो? जब आपके पास सॉफ्टवेयर होगा।
लेकिन अभी ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कार्तिक भाई कि जो डेड स्टॉक वाली जो चीज़ें होती है, जो फंसी हुई इन्वेंट्री होती है, उसको व्यापारी क्या करते हैं, एक ऊपर वाले रैक में भर देते हैं। अब ऊपर वाले रैक में आपने भर दिया तो वो माल ऊपर का हो गया, फिर वो बिकेगा लॉट के प्राइस में। जो आइटम आपने 800 रुपये का ख़रीदा था वो 80 रुपये का, 50 रुपये का ऐसे बिकेगा वो। ओके। तो डेड इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो ये है कि उसको डेड मत होने दो। अगर वो इन्वेंट्री डेड हो गई तब तो वो डेड रेट में ही जाएगी। तो डेड होने से पहले आप उसको ये देखें कि 30 डेज़ में जो आइटम्स नहीं बिके थे उस पर थोड़ा डिस्काउंट लगाया, ठीक है। 60 डेज़ के बाद थोड़ा डिस्काउंट बढ़ा दिया, 90 डेज़ के बाद थोड़ा डिस्काउंट और बढ़ा दिया। ठीक है। और 4th मंथ में तो आप ये इंश्योर करें कि जितने का मैंने ख़रीदा था ना उससे कम मेरे को देना पड़ रहा है, लेकिन इस इन्वेंट्री को ख़त्म करना है। अगर मेरे दुकान पे, मेरे बिज़नेस में कोई प्रोडक्ट ऐसा रखा है स्पेशली अपैरल में जिसको 120 दिन हो गए हैं, तो आज जाके रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं अच्छा। पहले इस 120 दिन पुरानी इन्वेंट्री को बेचूंगा तो जाके मैं खाना खाऊंगा। अगर 120 दिन से ज़्यादा आपकी दुकान पे कोई अपैरल की इन्वेंट्री रखी हुई है तो आप उस बिज़नेस से पैसे नहीं कमा पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। मतलब किसी भी क्लोथिंग ब्रांड के अंदर स्पेशली ये कि अगर 120 दिन से ज़्यादा कोई इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है तो हम लॉन्ग टर्म पैसा नहीं कमा पाएंगे कभी। बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। स्पेशली आप बात कर लो गारमेंट्स में तो सीजन्स होते हैं। अब मान लो नवंबर में विंटर स्टार्ट हो जाएंगे, जी। मैंने कोई प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लॉन्च किया 1 नवंबर को, ठीक है। ठीक है जी, नवंबर में नहीं बिका, दिसंबर में नहीं बिका, जनवरी में नहीं बिका, फरवरी में नहीं बिका, 4 महीने हो गए। मार्च में कौन विंटर वाले आर्टिकल को लेगा? तो सीजन्स जो होते हैं मैक्सिमम 4 मंथ्स चलते हैं इंडिया में, तो जो भी प्रोडक्ट है सीजनल है। अब उस विंटर वाले स्टॉक को मैं अगले विंटर्स तक अगर होल्ड करके रखूँगा तो उसको स्टोर करने का मेरा एक्सपेंस रहेगा और अगले साल तक वो पुराना हो चुका होगा, आधे रेट में बिकेगा। इसलिए ज़रूरी है 120 दिन से पहले आप अपनी इन्वेंट्री को क्लियर कर दें। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बट एक चीज़ बताइए राहुल जी कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि ट्रेंड आप किस तरीके से मैनेज करते हो, क्योंकि मार्केट में इतना ट्रेंड बदलता रहता है और स्पेशली वुमेन वियर के अंदर आप तो खिलाड़ी हो इस चीज़ के, तो आप इस चीज़ को टैकल कैसे करते हो? मतलब ट्रेंड को आपका फोकस किस पे रहता है? ऑपरेशन पे ज़्यादा रहता है या आपका मेन फोकस रहता है ट्रेंड को देखने में, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, नए प्रोडक्ट्स लाने में? कहाँ मेन फोकस रहता है आपका? एक चीज़ बताइए कार्तिक भाई जी। मान लो आप किसी दिन किसी दुकान पे जाते हो चले गए पजामा खरीदने, लोवर खरीदने, तो आप वहाँ पे इंसानों से बात करते हो। बिल्कुल करेंगे। इंसानों से जाके बोलते हो कि भाई मेरे को मीडियम साइज़ का लोअर दिखा दो या एक्सेल सही बात साइज़ का, वो दिखाता होगा। फिर आप बोलते हो कि वाइट मत दिखाओ, ब्लू दिखाओ, फिर वो ब्लू दिखाता होगा। फिर आप बोलते हो कि नाड़े वाला दिखाओ, बिना नाड़े वाला मत दिखाओ, इलास्टिक वाला दिखाओ। ये सारे जो आपके इंट्रैक्शंस हो रहे हैं ये एक ह्यूमन बीइंग के साथ हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और इस तरह के इंट्रैक्शन उस ह्यूमन बीइंग के साथ दिन में 20, 25, 30 लोग कर रहे हैं। आराम से कर रहे हैं। तो क्या उस ह्यूमन बीइंग के दिमाग में पूरे दिन का डेटा स्टोर नहीं हो गया है? बिल्कुल हो गया। तो अगर उसका मालिक उससे शाम को एक बार ये पूछ ले कि चिंटू आज जितने लोग आए हैं तुझे क्या लग रहा है हम कौन से प्रोडक्ट्स रख लेते कि ये कस्टमर वापस नहीं जाता, चिंटू तो सब कुछ बता देगा। लेकिन आप एक चीज़ मेरे को बताओ, कितने व्यापारी इंडिया में चिंटू से शाम को ये बात पूछते हैं? कोई नहीं पूछता देयर। कोई नहीं पूछता। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वॉइस ऑफ कस्टमर जो है VOC उसको हम नहीं सुन रहे हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर कस्टमर्स आपके 99% जो प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है कार्तिक भाई, चाहे इस पॉडकास्ट को कोई ऐसा आदमी देख रहा हो जिसकी $1 बिलियन कंपनी है, ठीक है जी, बेस्ट तरीका बता देता हूँ, शायद मेरी $1 बिलियन कंपनी नहीं है, मतलब देयर विल बी अ डे व्हेन इट विल बिकम एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, मल्टीफोल्ड करना है, उसके लिए आप एक 250 रुपये का स्टूल खरीद लो और उसको अपने बिजनेस के बाहर रख लो जहाँ से कस्टमर आते जाते हैं। जब आपके दुकान से कोई ऐसा कस्टमर जाता है जो प्रोडक्ट नहीं लेके गया, उस कस्टमर को रोके और उनसे पूछे भाई साहब 1 मिनट बात कर लूँ? वो कहेगा हाँ जी कर लीजिए। सर आज हमारी स्टोर पे आप आए और आप नहीं लेके जा रहे हो कुछ, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आप आए, अगले बार मैं ऐसा क्या करूँ कि आप खाली हाथ ना जाएं? कार्तिक भाई, क्या वो इंसान आपको बता के नहीं जाएगा यार मैं इसलिए आज नहीं लेके गया क्योंकि सुरेश जो लड़का है ना जिसने मेरे को प्रोडक्ट दिखाया
वो तो फ़ोन में लगा हुआ था, वो गुटखा खा रहा था, मेरे से बात ही नहीं कर रहा था, उसने कानों में लीड लगाई हुई थी। ये कस्टमर चला गया आपको इन्फॉर्मेशन देके। दूसरा कस्टमर एक प्रोडक्ट लेके जा रहा है, उसको आपने रोका, सर आज आप ये प्रोडक्ट लेके जा रहे हो हमारे यहाँ से, ऐसा हम क्या करें कि अगली बार जब आप आओ तो आप एक की जगह 2 प्रोडक्ट्स लेके जाओ। वो आपको बताएगा कि मुझे लग रहा है कि अगर आप थोड़े से ऑफर्स देना शुरू कर दो, अगर आप थोड़े से प्राइस घटा दो, बहुत सारी चीज़ें कस्टमर्स कार्तिक भाई ऐसे भी बोलेंगे जिस पे आप एक्शन नहीं लेंगे। हर चीज़ पे थोड़ी एक्शन लेना है, लेकिन होगा क्या, 20 कस्टमर से अगर आपने बात की, उनमें से 20 चीज़ें ऐसी निकलेंगी जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर दें अपने बिजनेस में तो आपकी सेल मल्टीफोल्ड हो सकती है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। अब मुझे आप ये बताइए कार्तिक भाई, लास्ट टाइम कब था जब किसी शॉपकीपर ने आपको रोक के पूछा हो कि कार्तिक भाई आज आप कुछ नहीं लेके जा रहे, ऐसा क्या करें कि अगली बार आप लेके जाएंगे? इस लाइफ में किसी ने पूछा है? मैंने आज तक नहीं देखा। और जो आपने ये स्ट्रेटेजी बताई है ना, जेन्युइन नोट पे, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं भी काफ़ी सारे जब बिजनेस कोच करता हूँ कहीं ना कहीं, अगर ये स्ट्रेटेजी कोई भी क्लोथिंग ब्रांड या कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड लगा ले, मैं बता रहा हूँ उसकी 90% प्रॉब्लम सेल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उसकी सेल 10 गुना बढ़नी है। हाँ कार्तिक भाई, ये सोचो, अगर ओनर ने, लेट से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, लेट से फॉर एग्जांपल रिलायंस के स्टोर के बाहर आप खड़े हुए हो, ठीक है, आप निकल रहे हो और रिलायंस के स्टोर पे वहाँ का सीनियर मैनेजर आपको, गार्ड के पास आप निकल रहे हो, सीनियर मैनेजर बोलता है सर 1 मिनट ले लूँ आपसे, वो कहते हैं, आप कहते हो हाँ सर आज आप ये एसी देखने आए थे, आप नहीं लेके जा रहे हो, तो आप मेरे को बताओगे ऐसा हम क्या कर सकते थे कि आप परचेज करके जाते। आप उसको फीडबैक क्या दोगे, उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हाउ वुड यू फील अबाउट दैट एक्सपीरियंस? समबडी ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर सर्विसेस। अगर कोई इंप्रूव करना चाहता है अपने आप को, तो हमें ऐसे इंसान जो हैं उनसे एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है। क्या बात? जब हम किसी इंसान से ये बोलते हैं कार्तिक भाई कि यार मैं अपने आप को बेटर बनाना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे बेटर बना सकते हैं, उस इंसान की जो इमेज दिमाग में बनती है ना, वो बहुत अलग बनती है। व्यापारी क्या करते हैं अपने कंट्री में, जैसे ही आप उनको कोई फीडबैक दोगे कि सर आपका ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत महंगा लग रहा है, सुबह से 36 पीस बेच लिए हैं मैंने, अभी तक तो किसी ने नहीं बोला, तुमने ही बोला है महंगा लग रहा है। मतलब अगर किसी ने फीडबैक दे दिया ना, शर्मा जी तुम्हारी दुकान के बाहर ये जो लाइट है ये जलती नहीं है, भाई मोदी ने तुम्हें देख रहे हो बिजली कितनी महंगी कर रखी है। तो कस्टमर जब फीडबैक देता है तो उसके ऊपर दुकानदार ऐसे चढ़ जाता है कि आज तुमने फीडबैक दे दिया, आज के बाद मत दे देना। And that's the day when you shut your business for growth. मतलब आपका बिजनेस, कभी भी आपके बिजनेस की ग्रोथ जो है वो हो नहीं पाएगी। सो इट इज़ क्रूशल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर से फीडबैक लें कि कौन कौन सी चीज़ें मैं अपने बिजनेस में इंप्रूव कर सकता हूँ। एक तो आपको वो फीडबैक देंगे, दूसरा जो इंसान आपको फीडबैक दे रहा है वो पर्सनली आपसे कनेक्ट हो चुका है, जो कनेक्ट नहीं है वो फीडबैक ही नहीं देगा। क्या स्ट्रैटेजी बताइए राहुल जी, मैं फैन हो गया सच में। जेन्युइन नोट पे क्या बात है। मतलब ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए स्पेशली जो क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है आज की डेट के अंदर, मुझे नहीं लगता इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उसको 1% दिक्कत आएगी। मतलब अब तो हम ये कह सकते हैं कि कुर्बत बनने वाला है 100 करोड़ से ऊपर का ब्रांड, इसमें हमें श्योरिटी है। क्योंकि आपके अंदर जो नॉलेज एक्चुअल में, अगर उसका 5% भी हमारी ऑडियंस को मिल जाए, मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकती है। राहुल जी, कोशिश जारी है कार्तिक भाई। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी नॉलेज को इसलिए भी नहीं शेयर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, मैं अभी मतलब प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हर सैटरडे को मैं वेबिनार्स करता हूँ जिसमें मैं करीब 500 से 5000 लोग होते हैं वेबिनार में, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि आप 1 लाख से कम में क्लोथिंग ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना कार्तिक भाई, वो ये आते हैं कि तुम्हारा क्लोथिंग ब्रांड अगर है तो तुम क्यों लोगों को सिखा के अपना कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो। लोगों को बहुत बड़ा। हाँ, तो लोग ये नहीं समझ पाते कि MS धोनी में और सरफराज जो पाकिस्तान का विकेट कीपर है उसमें यही फ़र्क है। MS धोनी जो है वो जाने से पहले लीडर क्रिएट करना, खुद लीडर है और
ऐसे लोग क्रिएट करना चाहता है जो इंडिया के लिए फ्यूचर में विकेट कीपिंग करें। सरफराज वो नहीं करना चाहता, Very ठीक है true. जी। तो एज अ लीडर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। सो हमें जो भी चीज़ें मिली है कार्तिक भाई, वो सोसाइटी से ही तो मिली है। लेट्स से आज जो हम कपड़े बेच रहे हैं वो किसको पहना रहे हैं? रोबोट्स को थोड़ी पहना रहे हैं, ठीक है जी। मैं कोई चाइना में लोगों को थोड़ी पहना रहा हूँ, यूएस में थोड़ी पहना रहा हूँ, अभी जी। तो मैं इंडिया में पहना रहा हूँ। तो जिन लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है एज अ बिजनेस, जिन लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है एज देयर पार्टनर्स फॉर एग्जांपल, जी जी जी। मैं उनको क्यों नहीं हेल्प करना चाहूँगा? अगर मैं नहीं करूँगा देन आई एम वेरी सेल्फिश। और सेल्फिश लोग जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं लाइफ में। क्या बात है। सो राहुल जी, इतनी डीप आपने नॉलेज दे दी एक्चुअल में, सच बताऊं मैं कि मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं। एंड अब मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ रैपिड फायर। मतलब हमने बहुत डीप इनसाइट गए, बिल्कुल डेप्थ में गए जितना जाना चाहिए था कहीं ना कहीं, लेकिन अब लोगों को आपसे चीज़ें ब्लंटली जाननी है, वन लाइन में जाननी है। आर यू रेडी? डन। चलिए राहुल जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कोई मेरा क्वेश्चन आपको बुरा लगे आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्लो में हमें पता नहीं लगता हम कितना ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं। बुरा लगेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या बात है, खुली छूट हमें मिल चुकी है। शुरू करते हैं फिर रैपिड फायर राउंड को। क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करना इजी है या ओवर हाइप है आपके हिसाब से? ईजी है। ठीक है। 1 लाख में बिजनेस स्टार्ट करना रियलिस्टिक है या सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है? किया जा सकता है, मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं। क्या बात है। कॉपी पेस्ट डिजाइन से सक्सेस पॉसिबल है या सिर्फ ओरिजिनली काम करता है? कॉपी पेस्ट बहुत अच्छा काम करता है। वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू इन योर लाइफ इज कॉपी पेस्ट। इस लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है कार्तिक भाई जिसने कॉपी नहीं किया है। जब हम पैदा होते हैं, वैसे रैपिड राउंड था तो हाँ, मेरे को कोई वन नहीं, लाइनर बताओ। आंसर करना था। जब हम पैदा हुए थे, छोटे थे, तब हमने चलना कैसे सीखा था? हमने किसी को कॉपी किया था, देख के तब हम चलना सीखे थे। अगर किसी 3-4 महीने के बच्चे को रूम में बंद कर दो और वो किसी बड़े इंसान को चलते हुए ना देखे, वो कभी नहीं चल पाएगा। नेवर। ठीक है जी। हम स्कूल में गए, जी। दूसरे लोगों को हमने बोलते हुए देखा तो हम बोले। हमने टीचर्स को चीज़ें करते हुए देखा, साथ में लोगों को चीज़ें करते हुए देखा, हमने कॉपी किया। हमने अपने पेरेंट्स को, ठीक है जी, जिन फैमिलीज़ में जिनके मदर और फादर के रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, वो बच्चे अच्छे डेवलप होते हैं। जिन फादर और मदर के बीच में चीज़ें ख़राब होती हैं, फ्यूचर में उनके रिलेशंस भी ख़राब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम कॉपी कर रहे होते हैं लोगों को। तो कॉपी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बोलता हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन है सबसे बड़ा कॉपी पेस्ट, तो वो हैं लाइफ में। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे बने। वो एक लैब में काम करते थे। जो लैब थी वो पेटेंट लैब थी। मतलब जहाँ पे लोग अपने जो इन्वेंशंस थे उसको पेटेंट कराने आते थे, रजिस्टर कराने आते थे। ठीक है जी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या देखा कि ये लोग नए नए इन्वेंशंस लेके आते हैं और यहाँ पे पेटेंट कराते हैं और इससे इनका इतना नाम होता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी आइडिया को कॉपी कर लिया, इसलिए वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बने। तो भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉपी करके एल्बर्ट आइंस्टाइन बना है। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर किसी से भी आप पूछोगे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किसने किया, तो छुट्टे ही कोई यही बोलेगा थॉमस एडिसन। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बल्ब का इन्वेंशन आप किसी से भी पूछेंगे कि किसने किया, तो लोग बोलेंगे थॉमस एडिसन। लेकिन थॉमस एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया। ओके। उससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो फिलामेंट का इन्वेंशन कर चुके थे। इन्होंने क्या करा, उनके इन्वेंशंस को कॉपी करके और बड़े स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट किया। तो जितने भी इन्वेंशंस हैं, ठीक है जी, वो भी कॉपी पेस्ट है। आप गाड़ी की हम बात करें, ठीक है जी, किसी से भी आप पूछोगे, ये हमने ISB हैदराबाद में एक लेक्चर में प्रोफेसर ने बताया था जो मैं यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ आपको। किसी से भी आप पूछेंगे कि गाड़ी किसने बनाई, गाड़ियाँ किसने सेल करनी शुरू की, तो हर किसी के दिमाग में एक नाम आता है फोर्ड ने गाड़ियाँ बनाई। फोर्ड ने गाड़ियाँ नहीं बनाई। फोर्ड ने एक कंपनी बनाई जिसने लाखों गाड़ियाँ बेची, इसलिए लोग फोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। गाड़ियाँ तो काफ़ी सारे लोग पहले चक्के वक्के बना चुके थे। उन्होंने क्या करा, जो लोग कर चुके थे उन्हीं को कॉपी करा। तो जिन बड़े लोगों के नाम आज हम जानते हैं उन लोगों ने भी कॉपी पेस्ट किया है लाइफ में। सो कॉपी पेस्ट करना कोई बुरा नहीं है। लवली राहुल जी, क्या एक्सप्लेनेशन के साथ आपने चीज़ें बताई।
सो चलते अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, वो आपने जवाब दिया कॉपी पेस्ट वाला। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रांड नेम या प्रोडक्ट क्वालिटी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्ट क्वालिटी। वेरी ट्रू। ऑनलाइन सेल्स इजी है या ऑफलाइन स्टिल किंग? ईजी तो ऑनलाइन है, पैसा ज़्यादा ऑफलाइन में बनता क्या है। बात। सोशल मीडिया एड्स हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है या ओवर हाइप है? नहीं, सोशल मीडिया के बिना आप स्केल नहीं कर सकते। ठीक है। और फ्रेंचाइजी वर्सेस ओन ब्रांड कौन सबसे जल्दी ग्रो करता है? ओन ब्रांड जल्दी ग्रो करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप उसमें अपना खुद का डिसीजन मेकिंग आपका फास्टर होता है। फ्रेंचाइजी में शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होती है। क्या बात। एंड एसएमई क्लोथिंग ब्रांड फेल मोस्टली क्यों करता है? माइंडसेट की वजह से, कैपिटल इशू? माइंडसेट। वेरी ट्रू। ट्रेंडी कलेक्शन वर्सेस टाइमलेस कलेक्शन कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? ट्रेंडी। लवली। मेंटोर गाइडेंस ज़रूरी है या सेल्फ लर्निंग ही अल्टीमेट है? 100% mentor guidance, 100%. If you don't have a mentor, there are high chances that you will fail. क्या बात है। ओके। फास्ट फैशन प्रॉफिटेबल है, रिस्की है? प्रॉफिटेबल है। रिस्की तो लाइफ में सब कुछ है, सही बात। जीवन जी रहा आदमी वो भी जीना ही रिस्की है। डिज़ाइनर कोलैब्स ज़रूरी है या ऑप्शनल है? ज़रूरी है। लवली। फिजिकल स्टोर होना ज़रूरी है या प्योर ऑनलाइन भी पॉसिबल है? ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपके फिजिकल स्टोर्स होते हैं तो ट्रस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप स्टोर की फ़ोटो डालते हो तो लोगों को कम से कम ये रहता है कि इनकी दुकान है। हाई इन्वेस्टमेंट लग्जरी लाइन या लो बजट वॉल्यूम लाइन कौन सा बेटर आरओआई है? इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है आपने कैसे उस बिज़नेस को मैनेज किया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रैपिड फायर का। ब्रांडिंग वर्सेस मार्केटिंग क्या ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? मुझे लग रहा है ये दोनों चीज़ें ना बहुत, मतलब दोनों इम्पॉर्टेंट है, डिपेंड करता है आपका स्केल क्या है। छोटा अगर आपका बिजनेस है तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा सेल्स लाने के लिए। ठीक है। बड़ा बिजनेस है तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। छोटे लेवल के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है, बड़े वाले छोटे लेवल के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है, वो भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है। भाई धंधा चाहिए। आज अगर 50,000 रुपये मार्केटिंग में खर्च कर रहा हूँ ना, तो 5 लाख का धंधा चाहिए। ज़रूरी है। ठीक है जी। अगर मेरी 500 करोड़ की कंपनी है तो मेरे को ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। एग्री। तो इसलिए छोटा बिजनेस है तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बड़ा बिजनेस है तो ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट। क्या बात। सो राहुल जी, रैपिड फायर तो हमारा खत्म हुआ, लेकिन एक राउंड हो रहा है हमारा, वो है दिस और डैट। दो में से एक चूज करना है खाली। रेडी? चलिए फिर। क्विक रेवेन्यू चेज या लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग? लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग। क्या बात है। एग्रेसिव मार्केटिंग स्पेंड या कंट्रोल्ड बजट? दोनों ही गलत हैं। अग्रेसिव मार्केटिंग भी सही नहीं है, कंट्रोल्ड बजट भी ठीक नहीं है शायद। सही क्या है? दोनों का मिक्सचर। दोनों में से एक चूज करता हूँ आपको कोई। कंट्रोल्ड ही बोलूँगा मैं। ठीक है। हाई टिकट फैशन प्रोडक्ट या लो कॉस्ट वॉल्यूम प्रोडक्ट्स? हाई टिकट में इट इज़ ईजियर टू मेक मनी। ठीक है। कॉपी ट्रेंड्स या सेट ट्रेंड्स? कॉपिंग इज बेटर। ग्रेट। ऑनलाइन स्टोर या ऑफलाइन स्टोर? स्टार्ट करने के लिए ऑनलाइन। ठीक है। आप क्या चूज करते? दोनों में से एक है। ऑनलाइन। ऑनलाइन। ठीक है। लिमिटेड एडिशन ड्रॉप्स या कंटिन्यूस कलेक्शन? कंटिन्यूस कलेक्शन। ठीक है। मास प्रोडक्शन या हैंड क्राफ्टेड एक्सक्लूसिव पीसेस? मास प्रोडक्शन। लवली। ऑन डिजाइन टीम या फ्रीलांसर हायर करना? फ्रीलांसर्स। ग्रेट। और बेस्ट एडवाइस? इमीडिएट प्रॉफिट या ब्रांड रेपुटेशन पे फोकस? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक चूज करना हो तो लॉन्ग टर्म ब्रांड फोकस। ठीक है। ब्रांड रेपुटेशन पे। ठीक है। फ्रेंचाइजी एक्सपेंड या सेल्फ मैनेज स्टोर? एक्सपेंड। फ्रेंचाइजी एक्सपैंड विद कंपनी ऑपरेशंस। Lovely. फोको। क्या बात। ट्रेंडी कलेक्शन या क्लासिक कलेक्शन? ट्रेंडी। ओके। सोशल मीडिया एड्स या ऑर्गेनिक ग्रोथ? मुझे पता है आप क्या चूज करोगे, आई नो। शुरू में ऑर्गेनिक, बाद में सोशल मीडिया एड्स। ग्रेट। लॉन्च फेस्टिवल सीजनल कैंपेन या स्टडी रेगुलर ड्रॉप्स? मतलब दोनों ही ज़रूरी है। फेस्टिवल्स में फेस्टिव और ठीक है। वैसे स्टेडी ग्रोथ। बिग लॉन्च हाइप
या सरप्राइज ड्रॉप स्मॉल? सरप्राइज ड्रॉप स्मॉल. ग्रेट. इन हाउस प्रोडक्शन या आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग? आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग एनी डे. आप तो कॉन्फिडेंट हो इसके लिए भी? एनी डे. क्या बात. ओके. 1 लाख बिजनेस स्टार्ट करना सच में पॉसिबल है या सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए स्टोरी है, हाँ या ना? मैंने आंसर दिया, कर सकते हैं 20-30 हज़ार के. मैंने एग्जांपल्स दिए आपको. एसएमई अक्सर फेल करता है, इसका ब्लेम एंटरप्रेन्योर पर है या मार्केट सिस्टम पर है? एंटरप्रेन्योर. ओके. कॉपी डिजाइन से कभी रियल ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड नहीं होती, क्या आप एग्री करते हो या नहीं? डिसएग्री. ओके. फास्ट फैशन सिर्फ प्रॉफिट चीज या क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज करती है? नो. ठीक है. सोशल मीडिया हाइप में ब्रांड्स बहक जाते हैं, इसका ब्लेम आप मार्केटिंग एक्सपर्ट्स पर दोगे या ओनर की दिक्कत में? ओनर को मैनेज करना पड़ेगा, एजेंसीज को भी. ठीक है, मतलब ओनर की गलती है. हाँ. और हाई टिकट वर्सेस लो टिकट, कौन स्ट्रेटेजी आपको लगता है एंटरप्रेन्योर्स अक्सर चूज करते हैं? लो टिकट ज़्यादा चूज़ करते हैं लोग. और करना क्या चाहिए? मतलब कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए वैसे तो. ग्रेट. 3-4 क्वेश्चन हो रहे सर हमारे. क्लोथिंग ब्रांड फेलियर का बिगेस्ट रीजन माइंडसेट होता है या फंडिंग होता है? माइंडसेट. वी नो द आंसर. ट्रेंड चेजिंग वर्सेस ओरिजिनल डिजाइन, कौन ज्यादा रिस्की है? ओरिजिनल डिज़ाइन. क्या फेलियर जो आता है वो प्रोडक्ट क्वालिटी को ब्लेम करना चाहिए या ब्रांडिंग पे आता है ब्लेम? प्रोडक्ट क्वालिटी पे ही आता है. ब्रांडिंग पे इतना नहीं आता. हम्म. ठीक है. और एंटरप्रेन्योर्स अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चेज करते हैं तो क्या ये बिगेस्ट मिस्टेक है? ये 100%. ओके. सोशल मीडिया फॉलोअर्स इज इक्वल टू सेल्स, मिथ है या रियलिटी है? मिथ है अनलेस दे आर एंगेज्ड फॉलोअर्स. ओके, मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ. हाँ. ठीक है. फ्रेंचाइजी मॉडल इजी मनी होता है या सिर्फ इल्यूजन है? स्ट्रैटेजिकली किया जाए तो अच्छा रहता है. गलतियाँ किया जाए तो बहुत रिस्की है. ओके. 2 क्वेश्चन और बचे राहुल जी हमारे. ऑनलाइन स्टोर हमेशा ज़रूरी है क्या मॉडर्न ई कॉमर्स एरा में, या मिथ है खाली? होते हैं तो वैल्यू ऐड करते हैं. वैल्यू ऐड करते हैं. हाँ. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. कॉपिंग कॉम्पिटिटर्स इज इक्वल टू सेफ प्ले या बिगेस्ट ट्रैप? सेफ प्ले. सेफ है. क्या बात है राहुल जी, आपने इन क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिए हैं ना, मुझे लगता है प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया आपने सब लोगों की कहीं ना कहीं. कोई बेस्ट टिप, अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड या कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहा है उसको एक बेस्ट टिप आपको देनी है जो आज तक किसी ने ना दी हो, आप क्या दोगे? किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर मैंने एक सजेशन देना हो तो मैं सजेशन ये दूंगा कि स्टार्ट स्मॉल. छोटे से शुरू करें. ज़्यादा सोशल मीडिया के बहकावे में ना आएँ. बहुत ज़्यादा लोगों को ना बताएं कि मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ. बहुत छोटे से शुरू करें. 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 3 लाख से शुरू करें. जब आप छोटे से शुरू करते हो तो आप बहुत एजाइल होते हो, आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हो. एक प्रोडक्ट आपका नहीं चलता, आप इंटीरियर चेंज करके और दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर देते हैं. लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, आपने पूरा 50 लाख या 70 लाख रुपए इंटीरियर में लगा दिया और रेस्टोरेंट शुरू कर दिया और वो नहीं चला. ओके. आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने बहुत पैसा लगा दिया इंटीरियर में. फिर आप क्या करोगे? 1 साल तक ड्रैग करोगे, 2 साल तक ड्रैग करोगे. लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 3-3.5 लाख रुपए, 4 लाख के इन्वेस्टमेंट से छोटा सा कोई फूड आउटलेट शुरू किया था, वो नहीं चला, तो आप उसको चेंज करके आइसक्रीम पार्लर में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आपके इंटीरियर में तो आपने पैसा ही नहीं लगाया था. तो जब आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो उसको एक्सपैंड करें. तो एक बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल नए बिजनेसेस के लिए जो हो सकता है वो ये हो सकता है: स्टार्ट स्मॉल देन स्केल. डोंट स्टार्ट विद हेवी इन्वेस्टमेंट. क्या बात. सो राहुल जी, थैंक यू सो मच. और जैसे आपको पता है कि हमारी ब्रांड बनाओ की सीरीज़ चलती रहती है और जिसके अंदर हम नए नए फाउंडर्स को लेके आते हैं, तो इस ब्रांड बनाओ के जैसे क्वेश्चनिंग हमारी भी रही. पूरी पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और ब्रांड बनाओ के लिए आप क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा लगा कार्तिक भाई. मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब जिन लोगों ने पॉडकास्ट देखा है वो यहाँ से लर्निंग लेके इम्प्लीमेंट कर पाएँ. लवली, है ना. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा तब नहीं आता जब व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं. क्या बात. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा तब आता है जब इस पॉडकास्ट पे लेट्स से 8 महीने बाद कोई कमेंट करे कि सर आपने 8 महीने पहले मैंने ये पॉडकास्ट देखा था और वहाँ पे आपने ये 2-3 चीज़ें बताई थी, मैंने इम्प्लीमेंट की थी और इससे मेरे बिज़नेस को ये हेल्प हुआ है. क्या बात. सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. तो हमने जो बातें करी हैं वो लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, देन आई विल बी वेरी हैप्पी.
ग्रेट राहुल जी, थैंक यू सो मच एक बार और इस सीरीज के अंदर आने के लिए, इस एपिसोड का पार्ट बनने के लिए, क्योंकि लोगों को एक्चुअल में फाउंडर से इनसाइट चाहिए। और जो मैं बता रहा हूँ ना, क्लोथिंग के अंदर कोई जिक्र ही नहीं करता, कोई बातें शेयर नहीं करना चाहते, स्ट्रैटेजी बताना नहीं चाहता, फाइनेंस के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने हर सेगमेंट के ऊपर जिस तरीके से बात की है, मुझे भी पता है ऑडियंस को बड़ा मजा आया होगा। कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर आप भी और ज़्यादा जानना चाहते हो क्लोथिंग ब्रांड के बारे में और बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि राहुल जी बिजनेस कोच भी है, तो आपको इनका कंटेंट देखने को मिलेगा। आप इनकी वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हो। तो वर्कशॉप का लिंक कहाँ मिलेगा राहुल जी? आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। डन, हाँ, ठीक है। तो तो मैं लिंक डाल देता हूँ और सोशल मीडिया के लिंक्स भी डाल देता हूँ। राहुल जी को फॉलो कीजिए, क्योंकि राहुल जी ने तो बना दिया कुर्बत, अब आपका नंबर है अपना ब्रांड बनाने का। सी यू गाइस, टेक केयर, लव यू। थैंक यू।